कौन है यूएस का लॉयल माफिया। आज की ये कहानी है एक ऐसे मॉबस्टर के बारे में जिसने अपने क्रिमिनल करियर में हजारों लाखों इलीगल काम किए, लेकिन वो कभी भी उन कामों की वजह से जेल में नहीं गया। ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे लॉयल माफिया टॉमी अकाडो की है। अकाडो का जन्म 28 अप्रैल 1906 में शिकागो में हुआ था। उसके पिता का नाम फ्रांसिस्को अकाडो था, जो कि एक शू मेकर थे, और उसकी मां का नाम मारिया टिलोटा अकाडो था। टॉमी के अलावा उसके 5 और बच्चे थे। छोटी सी उम्र में ही वो टॉनी अकाडो को लेकर अमेरिका चले आते हैं। 15 साल की उम्र में ही अकाडो ने अपना स्कूल छोड़ दिया और आसपास के इलाकों में आवारागर्दी करने लगा। वो वहां पूल हॉल्स में जाकर बैठने लगा। वहां गेम तो समझ में आ ही गया था, लेकिन इसके साथ ही वहां पर आते जाते हुए क्रिमिनल से भी वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। और इसी तरह से उसकी मुलाकात क्लॉड मैडॉक्स और टॉनी कैपेजियो से होती है, जो कि सर्कस कैफे गैंग नाम का एक गैंग चलाते थे। ये गैंग शहर के पूल हॉल्स में एडल्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती थी। अकाडो उस गैंग को ज्वाइन कर लेता है और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री होती है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात जैक एमसी गन से होती है, जिसे लोग मशीन गन भी कहते हैं। मैगरन शिकागो का सबसे खतरनाक हिटमैन था, जो कि एल कैपोन के लिए भी काम करता था। अकाडो से मुलाकात के बाद वो उसे अपने क्रू में ऐड कर लेता है और वो एल कैपोन का गार्ड बन जाता है। अकाडो माफिया अल कैपोन के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। प्रोहिबिशन के दौरान 4 मॉबस्टर्स ने अल कैपोन को बिट्रे कर दिया था, जिसके बाद अकाडो ने बेसबॉल बैट से उन तीनों की बहुत बुरी तरह से पीट कर उनकी हत्या कर दी। इसी घटना के बल अल कैपोन ने अकाडो का नाम जो बैटर्स रख दिया और सब उसे इसी नाम से बुलाने लगे थे। अब अल कैपोन अकाडो को अपना राइट हैंड बना चुका था। वो 24/7 अकाडो को अपने साथ रखता था। एल कैपोन के ऑर्डर्स पर अकाडो ने कई मर्डर्स किए, जिनमें बड़े बड़े मॉबस्टर्स के नाम भी शामिल हैं। अकाडो के लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1932 में टैक्स चोरी करने के इल्जाम में अल कैपोन को 11 साल की सजा हो जाती है, जिसके बाद फ्रैंक द एनफोर्सर निटी नया बॉस बन जाता है। ये वो समय था जब अकाडो ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। अकाडो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट दिलाता। वो ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मार डालता था, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पैसा कहीं भी फंसा नहीं रहता था। कुछ समय बाद अकाडो बॉस के सामने एक रिक्वेस्ट रखता है कि वो अपना खुद का क्रू अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि उसने इतने मर्डर्स कर दिए हैं और हर तरफ उसके दुश्मन हैं, तो एक क्रू उसके साथ होगा तो उसे काम करने में आसानी होगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काम कर सकेगा। अकाडो ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ कर दिया था कि कोई चाहकर भी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता था। इसलिए फ्रैंक द एनफोर्सर निटी अकाडो को उसका अपना खुद का एक क्रू बनाने के लिए अलाउ कर देता है। इसके साथ ही अकाडो को आउटफिट द हेड ऑफ एनफोर्समेंट भी बना दिया जाता है, जिसके बाद अकाडो ने कई प्रॉफिटेबल रैकेट्स बनाए थे, जिसमें गैम्बलिंग, लोन शार्किंग, बुक मेकिंग, एक्सटॉर्शन और अल्कोहल और सिगरेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल था। इस क्रू में शामिल हर एक क्रू मेंबर्स को अपनी कमाई का 5% अकाडो को देना होता है, जिसमें से अकाडो आउटफिट के बॉस को टैक्स देता था, और अगर किसी क्रू ने टैक्स नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दिया जाता है। साल 1934 में अकाडो की मुलाकात क्लैरिस पॉडेंजी से होता है, जो कि एक पॉलिश अमेरिकन लड़की थी। दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। अकाडो अपनी वाइफ को बहुत मानता था। शादी के बाद दोनों की 2 बेटियां होती है, लेकिन क्लैरिस की हमेशा से ही बेटा चाहिए था, इसलिए वो दोनों मिलके 2 बेटे अडॉप्ट कर लेते हैं। अकाडो आउटफिट के लिए बहुत लॉयल था और ये बात वहां के हर मेंबर को पता था। वो सालों तक वहां काम करता है, लेकिन तभी आउटफिट के कुछ सीनियर्स मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उन पर $मिलियन के एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगता है। नीति को पहले 9 साल की जेल हो चुकी थी और वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। इस डर से वो 1943 में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जिसके बाद एल कैपोन के इम्प्रिजनमेंट के बाद अंगो बॉस बने पॉल रिका को आउटफिट का बॉस बना दिया जाता है और वो अकाडो को अपने अंडर गो बॉस बना लेता है। रिका और अकाडो 30 साल तक साथ मिलकर आउटफिट को चलाते हैं, लेकिन तभी रिका को एक स्कैंडल के चलते 10 साल की सजा हो जाती है और अकाडो को आउटफिट का एक्टिंग बॉस बना दिया जाता है। एक्टिंग बॉस का मतलब है कि जब तक रिका वापस नहीं आता आउटफिट का बॉस अकाडो रहेगा, लेकिन उसके आने के बाद उसे वो गद्दी रिका को वापस देनी होगी।
लेकिन रीका की जेल के 3 साल बाद जब उसका बाहर के मॉबस्टर्स के साथ कांटेक्ट तोड़ दिया गया तो अकाडो को आउटफिट का मेन बॉस बना दिया गया, लेकिन फिर भी वो रीका से सलाह मशवरा करता रहता। 1940 में अकाडो की लीडरशिप में आउटफिट के अंदर वेंडिंग मशीन्स, काउंटरफीटिंग सिगरेट्स एंड लिकर टैक्स स्टैम्प्स और नार्कोटिक स्मगलिंग जैसी चीजें बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसने रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशंस, बार्स और जहां भी आउटफिट की टेरिटरी थी वहां पर अपनी स्लॉट्स मशीन्स रखना शुरू कर दिए। शिकागो के साथ साउथ आउटफिट लास वेगास में भी फैलने लगा और न्यूयॉर्क की 5 क्राइम फैमिली से ज्यादा लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस देने लगा। अकाडो ने यह तय किया कि लास वेगास के हर एक लीगल कैसीनो में उसकी स्लॉट मशीन्स होगी। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को हर मुमकिन प्रॉफिट्स देने को तैयार रहा। उस समय कंसास और ओक्लाहोमा में अल्कोहल सेल्स पर ऑफिशियल बैन था और उसने इसी का फायदा उठाया। वहां लीगली अल्कोहल बेचना शुरू किया। यह वो दौर था जब आउटफिट वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम के मामले में डोमिनेट कर रहा था। अकाडो ने अल कैपोन से ज्यादा समय तक आउटफिट की सत्ता को संभाला, लेकिन 1957 के बाद जब IRS की इन्वेस्टिगेशन बढ़ने लगी, अकाडो ने अपनी ऑफिशियल पोजीशंस गियांकानामा को दे दी और खुद को आउटफिट का कंसीलियर बना लिया। वो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज से तो दूर हो गया था, लेकिन बाद में भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट और पावर थी जितना पहले था, क्योंकि आउटफिट के लिए जितना उसने किया था उतना किसी ने नहीं किया। 1970 में अकाडो ने कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अपना एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वो आउटफिट के लिए एडवर्सरी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा उसने कई लीगल इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे, जिसमें कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल सेंटर्स, लंबर फॉर्म्स, पेपर फैक्ट्रीज, होटल, कार्स फार्म्स, ट्रकिंग कंपनीज, न्यूज़पेपर कंपनीज, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसीज शामिल थे। अकाडो ने अपने जीवन के आखिरी साल बैरिंगटन हिल्स में काटे थे। वो बीमार रहने लगा था, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद के साथ वहीं पर रहने लगा था। 22 मई 1922 को रेस्पिरेटरी और हार्ट की समस्या की वजह से एंथनी अकाडो की 86 साल में मौत हो जाती है। हजारों क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी एंथनी अकाडो ने अपने पूरे क्रिमिनल करियर में केवल एक रात जेल में काटी थी। वो बहुत ही ज्यादा लॉयल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक ट्रू क्रिमिनल बिजनेसमैन था। उसने हमेशा आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम किया और अल कैपोन की गैर मौजूदगी में उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को आसमान तक पहुंचा दिया। वो वहां पूरे शहर में लीगल काम करता था, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिलता। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, उसने अपने करियर में ये सब कुछ किया, लेकिन कभी भी इसके वजह से उसे जेल नहीं जाना पड़ा। KGF 3 की स्टोरी भी ऐसी ही एक गैंगस्टर पर बेस्ड होने वाली है। तो आपको हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।